हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक हमने हिस्ट्री का स्टार्ट कर रखा था, भारत का राष्ट्रवाद का उदय, उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे एक बार चेक जरूर करें। मैं बार बार कह रही हूँ, जो आप लोगों के कोचिंग्स होते हैं उन जैसी फैसिलिटी तो नहीं है, बट आपको तो पढ़ने से मतलब, आपको तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी पढ़े। और ये तो आप लोगों को जब तक आप विद डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो एक बार मौका ज़रूर दे, देखिए, इनको समझने की कोशिश करें, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने की कोशिश करें, फिर देखना आपके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सोल्व होते हैं। चलो आगे का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले नासिक षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट है, और ध्यान में रखें जो फैक्ट था, वो जो डालने लायक फैक्ट था वो उन्हें डाल दिए यहाँ पे कि नासिक षड्यंत्र केस में नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की हत्या हो गई थी। नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी गई थी 1909 में। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि 1909 में और किसकी हत्या हुई थी, लॉर्ड कर्जन की हुई थी। ठीक है। अनंत लक्ष्मण किसने कर दी थी, अनंत लक्ष्मण ने और सावरकर बंधु ने। ध्यान में रखना किसने की थी, अनंत लक्ष्मण और सावरकर बंधु ने। लंदन से भारत लाए जा रहे थे, मतलब जब इनको इसकी हत्या की उसके बाद इनको लंदन ले गए थे, तब फिर इनको लंदन से मतलब वहाँ पे हत्या करी, वहीं पे जाके फिर इनको लंदन से भारत लाया जा रहा था। तो सावरकर मारिया नामक जहाज से कूद पड़े। जहाज का नाम क्या था, मारिया। ध्यान में रखना इसको, जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से जहाज का प्रयोग किया गया था, किस जहाज से कूद पड़े थे, मारिया जहाज से। 1910 में इन्हें अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। बाद में इनको पकड़ भी लिया गया था, और किस जेल में भेज दिया गया इनको, सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। किसको, सावरकर को। ओके, तो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, सावरकर लर, करलर, मतलब दोनों की राइम स्कीम मिल रही है ना, करलर। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि कब कहाँ कौन सी जेल में भेजा गया था, सेलुलर जेल में। 1924 में रत्नागिरी में नजरबंद कर लिया गया था, और 1924 में मतलब फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे, तो रत्नागिरी में इनको नजरबंद कर दिया गया। फिर एक जो है बारी आती है वो दिल्ली षड्यंत्र केस में। दिल्ली षड्यंत्र केस हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है। नासिक षड्यंत्र के बाद जो रिटर्न आता है वो है दिल्ली षड्यंत्र केस का। और दिल्ली षड्यंत्र केस हमने इसको भी देखा है, पहले 1912 में हुआ था ये, और दिल्ली के चांदनी चौक में हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो वही है, हार्डिंग हत्याकांड वाला केस ही है। या तो इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से बोल दो, या फिर हार्डिंग के नाम से बोल दो, एक ही चीज़ है। तो ये यहाँ पे कौन कौन शामिल था इसमें रास बिहारी जी थे, रास बिहारी, अमीर चंद्र, लावा मुकुंद और बसंत कुमार। ओके, और वहाँ पे प्रताप सिंह थे और जोरावर सिंह बाराहटी और प्रताप सिंह बाराहटी। तो ये दोनों वहाँ पे ढले हुए नहीं है, तो इनको आप ध्यान में रख लेना, अमीर चंद्र और लाल मुकुंद। ओके, अमीर और मुकुंद, या फिर लाल, अमीर लाल, तो किसी भी तरह से, या फिर चंद्र लाल, चांद कैसा हो लाल, किसी भी तरह से याद रखने की कोशिश कर लेना। रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए थे इसके अंदर, और लाला हरदयाल दिल्ली चले गए थे। तो इसमें किसका नाम और आता है, इसमें लाला हरदयाल का भी नाम आता है, इसको ध्यान में रख लेना। तो इसमें जो नाम है वो रास बिहारी बोस तो थे ही थे, बसंत कुमार तो थे ही थे, जोरावर सिंह बाराहट है, प्रताप सिंह बाराहट है, उसके अलावा लाला हरदयाल नाम सुना आपने काफ़ी अच्छे तरीके से, और अमीर चंद और लाला मुकुंद ये भी इसमें शामिल थे। फिर एक प्रकरण हुआ था कामा घाटा मारू प्रकरण 1914 में। यह एक जहाज का नाम था, ये बहुत लंबी घटना है, तो बस आप तो क्वेश्चन यही से बन के आता है कि ध्यान में रख लेना कि कामा घाटा मारू क्या था, ये एक जहाज था, और ये कब घटित हुआ था, 1914 में। फिर है लाहौर षड्यंत्र विद्रोह है, तो ये भी हमने ये तो नहीं देखा, तो देख लेते हैं इसको भी डिटेल। फर्स्ट लाहौर हमने सेकंड वाला देखा था, सेकंड वाला 1928 में होता, बट उससे पहले फर्स्ट भी लाहौर षड्यंत्र केस भी हुआ था, वो हुआ था 1915 में। यह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करतार सिंह, विष्णु पिंगले आदि को मृत्युदंड मिली थी। तो प्रथम लाहौर षड्यंत्र विद्रोह में करतार सिंह और विष्णु पिंगले को मृत्युदंड मिला था, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर देखो यहाँ पे ये सेकंड लाहौर षड्यंत्र केस, ये देखा था हमने 30 अक्टूबर 1928 को हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा दी गई थी,
और काफ़ी फेमस है ये, ध्यान में रखना इसको। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसमें एक और है, मैंने यहाँ ऊपर डाला, लीपुर षड्यंत्र केस। ये 1908 में हुआ था, ये बाद में सामने आया मेरे। तो इसमें ध्यान में रखना अरविंद घोष और बारिंदर घोष, अरविंद घोष और बारिंदर घोष का लीपुर षड्यंत्र केस। क्लियर है। और ये सेकंड जो लाहौर षड्यंत्र केस है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। अभी से क्वेश्चन आए हुए हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ये कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1928 को। फिर नेक्स्ट फैक्ट है अभिनव भारत। अभिनव भारत ये हमारे जो षड्यंत्र थे से रिलेटेड जो थे खत्म हो गए हैं। अब यहीं से रिलेटेड जो अलग अलग से क्वेश्चन बनते हैं वो है अभिनव भारत की स्थापना 1906 में हुई थी और किसके थ्रू, वी.डी. सावरकर के थ्रू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। नाम ध्यान में रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आगे जाके इसका नाम चेंज हो जाता है, तो एक बार इसको आप इतना ध्यान में रखें, आगे जब इसकी बारी आएगी तो मैं आप इसको बता दूंगी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने। फिर है मराठा व केसी समाचार पत्र किसके संरक्षण में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये 1893 में गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाया था। फिर अब मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य कहाँ लिखी थी, गीता रहस्य किसने लिखी थी, किसकी पुस्तक है ये, बाल गंगाधर तिलक की। कौन से जेल में लिखी थी, मांडले जेल में लिखी थी। फिर इन्होंने एक और लिखी है आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस। फिर है 1916 के लखनऊ समझौते में भी इनकी अहम भूमिका है। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें भी इनकी अहम भूमिका है। वो क्या है, एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया था। तो ध्यान में रखना कि होम रूल आंदोलन कब चलाया था, 1916 में, और किसके तहत, लखनऊ समझौते के तहत। और किसके साथ मिलकर, एनी बेसेंट और तिलक दोनों मिलकर इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट। एक पुस्तक का नाम है इंडिया अनरेस्ट, के लेखक है वेलेंटाइन चिरोल। ध्यान में रखना कि वेलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम है इंडिया अनरेस्ट। ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। इस पुस्तक में इन्होंने तिलक को क्या कहा है, भारतीय शांति का जनक कहा है। फिर लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में, भी हमें पता है, पीछे आ चुका है। अंबिका चरण मजूमदार, किसकी अध्यक्षता में, अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पे मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। दो महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई थी। दो महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी थी, एक तो होम रूल आंदोलन चला था जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था, इसी के तहत हुआ था वो, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन। क्लियर। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रपंथियों को कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया था। दो महत्वपूर्ण और तो उसमें जो थी वो क्या था कि 1907 ईस्वी में, मैंने पहले बताया है फर्स्ट पार्ट में कि सूरत अधिवेशन में और जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। 1907 में प्रथम विभाजन हो गया था और 1918 में सेकंड विभाजन हो गया था। तो एक बार इनको क्या कर लिया गया था, इनको कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था, तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। ये दो चीज़ें यहाँ पे अहम है। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो क्या है, लखनऊ समझौता जो हुआ था एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर जो किया था। ओके। फिर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बुक का नाम है यंग इंडिया और एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखो इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, यंग इंडिया न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय की और न्यू इंडिया है एनी बेसेंट की। अब थोड़ा सा फैक्ट और बचा है
इसके बाद हमारा जो आज का चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। और इससे पहले जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको तो पढ़ने से मतलब है, चाहे कैसे भी तरीके से समझाए, अगर आप अपने हाथों से इनको समझ के अपने हाथों से हैंड राइटिंग से और एक नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। एनी बेसेंट के होम रूलिंग में सम्मिलित नेता कौन कौन थे? ध्यान में रखें कि एनी बेसेंट के होम रूलिंग में जो सम्मिलित नेता थे, जो तिलक के साथ मिलकर इन्होंने जो समझौता किया था, उसमें मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू। तो दो तो नेहरू इनको याद रखना आप, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आया हुआ है कि होम रूलिंग समझौते में कौन शामिल नहीं था, तो जिसमें शामिल था वो दे दिया और एक वहाँ से हटा दिया, एक अलग नाम दे दिया। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनको तो आप वैसे याद आए, ध्यान में रख लेना। तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। एंड CY चिंतामणि, हसन इमाम और मजरूल हक, इनको ध्यान में रख लेना कि जैसे ये हिंदू 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 हिंदू, फिर है जो मोहम्मद अली जिन्ना और मजरूल हक और इमाम, ये तीन हो गए मुस्लिम, और CY चिंतामणि ये हिंदू हो गए। तो ये 7 जने, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो इनमें से आप कैसे ध्यान में रखोगे? तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और CY चिंतामणि, इमाम और हक, इमाम और हक यानी नाम का हक, ये नाम का हक है। ओके, जो चिंता करता है, मतलब अपने गोल के लिए, अपने को जो हमने सोचा है उसे हम पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, उसके प्रति चिंतित रहते हैं उन्हें पाने के लिए, तो वो इनाम का हक होता है उसका। ओके, जैसे कुछ तो भी ध्यान बना के लिख लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक है यहाँ पे द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन चंद्र पाल। ये एक बुक का नेम है और किसके द्वारा लिखी गई? इकोनॉमिक पे आधारित है, ये इंडिया की ग्रोथ और राइज की इकोनॉमिक पर आधारित है। किसने लिखी है? विपिन चंद्र पाल ने। ओके, तो आज का ये हिस्ट्री का हमारा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था वो फिनिश होता है। वो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय।